Assalamu alaikum students of class 7. I am Mrs. Wahida Sajjad, your senior teacher of SST. Now onward, I will teach you the SST of class 7. It is chapter number 18 and page number 92. You have earlier studied about the problems facing the young Pakistan. These were about name of Pakistan and refugees. The big problem was refugees that were facing by newly born Pakistan. But now onward, we will read about the other problems, other disadvantages which Pakistan faced. First of all, now I'm starting from page number 92. The book said, apart from these major problems, the young Pakistan had other disadvantages as well. It had very few of the necessities to run a country, lacking even such basic items as typewriters and office space and equipment. होता क्या था कि जब पाकिस्तान बना जहाँ और बहुत से मसाइल थे, आपने जैसे पहले पढ़े हैं, रेफ्यूजीज़ महाजरीन का मसला था, फिर ये था कि हमें यूएनओ में पाकिस्तान को अपना नाम रजिस्टर करवाना था, वो मसाइल थे, फिर करप्शन एक अलग बहुत बड़ा मसला था जिसको हम आज तक फेस कर रहे हैं। इसके साथ साथ पाकिस्तान के लिए तो ये चीज़ थी कि हमारे पास बहुत अहम चीज़ें जो ऑफिस वर्क के लिए ज़रूरी होती हैं, जो कि उस वक्त दस्तयाब ही नहीं थी, इवन के पेपर्स तक नहीं थे, टाइप राइटर्स नहीं थे, ऑफिशियल्स तो थे ही नहीं, जबकि ऑफिस वर्क करने के लिए भी चीज़ें जो थी, जो बहुत बेसिक नीड्स थी, वो भी नहीं थी। 4 ऑफ द मेन रिवर्स, एक और बड़ा मसला, वो ज़रा ये इसको सुने। 4 of the main rivers which fed the Indus, on which Pakistan was completely dependent for most of its agriculture, rose in Indian territory. India could cut off the vital water supplies, and indeed in the month of April 1948 did so. In 1960, an agreement was eventually reached through the World Bank for each country to have the water of 3 tributaries of the great Indus River. Students, look at the map. We have 4 rivers, Jhelum, Chenab, Ravi and Satluj. अब ये सारे रिवर्स रिवर इंडस में शामिल होते हैं, जो पाकिस्तान के सबसे बड़ा दरिया है, और इस दरिया की वजह से पाकिस्तान की तकरीबन तमाम एग्रीकल्चर जो है वो डिपेंड करती है। हमें वहाँ से इरिगेशन मिलती है, पानी मिलता है। हमारे पंजाब और सिंध जो 2 बड़े इलाके हैं हमारे एग्रीकल्चर के लिहाज से, वहाँ ये पानी सप्लाई किया जाता है रिवर इंडस के ज़रिए से, क्योंकि ये सारे दरिया जो हैं ये मुआविन दरिया हैं, ट्रिब्यूटरीज़ हैं। सतलुज हो गया, जेहलम है, चनाब है, रावी है, ये सारे के सारे इंडस में जाके शामिल हो जाते हैं, और फिर ये दरिया जो है ये पूरे पाकिस्तान को सैराब करता है। लेकिन अब इसके हेड्स जो थे, जो रिवर इंडस है या रावी है या जेहलम, चनाब, सारे दरियाओं के हेड्स जहाँ से ये दरिया निकलते हैं वो इंडिया के पास था, और ये एक बहुत बड़ा ख़तरा था कि किसी वक्त भी इंडिया हमारा पानी बंद कर सकता है। और आखिरकार उसने ऐसा किया भी, और कब किया? अप्रैल 1948 में, जिसकी वजह से हमारे तो बड़े मसाइल पैदा हो गए कि काश्तकारी के लिए पानी नहीं है, बहुत सारे किसी भी ज़रूरत के लिए ज़ाहिर बात है हम मोहताज होके रह गए। और फिर 1960 में एक एग्रीमेंट हुआ पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान वर्ल्ड बैंक के थ्रू कि हम कुछ जो दरियाओं के 3 दरियाओं का जो पानी है वो हमारे पास रहेगा, और रावी का पानी जो है वो इंडिया इस्तेमाल करेगा। अभी भी आप देखें तो हमारे यहाँ जब फ्लड सीज़न होता है, जब बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं, फ्लड आ जाता है, पानी एक्सेसिव हो जाता है, तो इंडिया रावी में पानी खोल देता है। उसका नतीजा क्या निकलता है? हमारे आबादियाँ जो हैं वो सैलाब की नज़र हो जाती हैं, फसलें तबाह हो जाती हैं, और जिन दिनों में बारिशें नहीं हो रही होती, हमें पानी की ज़रूरत होती है, तो पानी बंद होता है, रावी बिल्कुल खुश्क होता है। इसी तरह से दूसरे दरियाओं का भी यही हाल होता है। तो ये एक बहुत बड़ा हमारे लिए मसला था। अगरचे किसी हद तक 1960 में वर्ल्ड बैंक के थ्रू इसको हल करने की कोशिश की गई, लेकिन अभी तक वो प्रॉपरली हल नहीं हुआ। फिर देन केम द ग्रेटेस्ट डिज़ास्टर,
Quaid-e-Azam, whose determination and single-mindedness had led to the creation of Pakistan, died a year after independence, suffering from tuberculosis and worn out by decades of fighting for his country. His successor, the efficient Liaquat Ali Khan, was assassinated 3 years later, leaving the new country in total confusion. फिर हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान ने एक और बहुत बड़ा नुकसान आया, और वो नुकसान क्या था? वो था कायद-ए-आज़म की डेथ का नुकसान। कायद-ए-आज़म जिनके डिटर्मिनेशन, जिनके हौसले, जिनके वलवले की वजह से आज हम एक आज़ाद मुल्क में आज़ाद शहरी की हैसियत से रह रहे हैं, उनकी डेथ हो गई। वो इतने अजीम रहनुमा थे कि जिनके बीमारी को उन्होंने छुपाया हर एक से। वो ट्यूबरक्लोसिस की आखिरी स्टेज पे थे, लेकिन इस बात को कायद-ए-आज़म के साथ उनके जो डॉक्टर थे वो जानते थे, या एक आध फर्द और इस बात से वाकिफ़ था। बाकी किसी को भी इस चीज़ का इल्म नहीं था कि वो बीमारी की किस हालत में आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। आप अगर देखें तो एक ऐसा शख्स जो कि बीमार है, जो इतनी मेहनत करने के काबिल ही नहीं है, जिसको डॉक्टर्स ने मना किया है, लेकिन वो हमारी खातिर, अपनी कौम की खातिर लड़ रहा है, अपनी बीमारी से भी, अंग्रेज़ों से भी, हिंदुओं से भी, सिर्फ अपनी कौम को एक आज़ाद मुल्क जो है वो देने के लिए। और एक अंग्रेज़ ने ये कहा था कि अगर हमें पता होता कि कायद-ए-आज़म इस बीमारी का शिकार है और उसकी लास्ट स्टेज पे है, तो यकीनी तौर पर हम पाकिस्तान को बनना, जो हिंदुस्तान तकसीम हुआ, उसको एक साथ डिले कर देते, और जब इनकी डेथ हो जाती तो फिर दुनिया की कोई ताकत जो है वो पाकिस्तान नहीं बना सकती थी। तो ये सबसे बड़ा ट्रिब्यूट है हमारे कायद के लिए कि दुश्मन भी उनकी डिटर्मिनेशन को, उनके हौसले को इस हद तक मानते थे कि वो ये समझते थे कि अगर कायद-ए-आज़म ना होते तो पाकिस्तान नहीं बन सकता था। फिर एक और बड़ा मसला आया, और वो क्या हुआ कि आपके बाद आने वाले लियाकत अली ख़ान को भी 3 साल ही के बाद 1951 में उनको भी शहीद कर दिया गया। और यूँ पाकिस्तान अपनी ज़िंदगी के इब्तदाई सालों में 2 ऐसे रहनुमाओं से महरूम रह गया कि जो अगर ज़िंदा रहते तो आज पाकिस्तान तरक्की की मंजिलें तय करता हुआ कहीं का कहीं पहुंच चुका होता। ईमानदारी की बात तो स्टूडेंट्स ये है कि आज कायद-ए-आज़म के बाद ना कोई कायद-ए-आज़म जैसा बेलोस हुक्मरान हमको मिल सका, ना कायद-ए-आज़म जैसा कोई लीडर मिल सका कि जो हमें तरक्की के रास्ते पर चला सकता। Come to the next page, that is page number 93. But from these desperate early years, through many political upheavals, wars with India, and with few of the mineral resources of some of its more fortunate neighbors, Pakistan as a country, through various crises, wars, and natural disasters over the years, has vowed to build up reasonable stability. The spirit of its people has been a major source of strength towards its development. One thing must be keep in mind, students, अगर कायद-ए-आज़म के बग़ैर पाकिस्तान नहीं बन सकता था, तो यकीन रखें कि अवाम के बग़ैर भी पाकिस्तान नहीं बन सकता था। कायद-ए-आज़म की लीडरशिप बिला शक व शुबा बहुत अजीम लीडरशिप थी, लेकिन उसके साथ साथ हमारी अवाम ने, मुसलमानों ने भी उनका भरपूर साथ दिया, कुर्बानियाँ दी, उनके साथ खड़े हुए, उनकी हर कोशिश में उनका साथ दिया, तो पाकिस्तान वजूद में आया। अब पाकिस्तान बनने के साथ ही सबसे पहले तो कश्मीर का मसला हमारे सामने आया। 1948 में ये पाकिस्तान और इंडिया की एक जंग हुई कश्मीर के मसले पर। उसके बाद 1965 की वॉर, फिर 1971 की वॉर, फिर आप कारगिल की वॉर देखें। मतलब पाकिस्तान ने बहुत सारे क्राइसिस को फेस किया, और लेकिन इसके बावजूद कुछ लोगों की, कुछ हमारे पॉलिटिकल लीडर्स की हमें अच्छी रहनुमाई मिल गई। लोगों की हिम्मत, लोगों का वलवला, लोगों का जज्बा बहुत काउंट करता है, जिसकी वजह से पाकिस्तान इन सब क्राइसिस के बावजूद आज एक जौहरी ताकत है, एटॉमिक एनर्जी रखते हैं। हमारे पास एटम बम की सलाहियत है। हमारे पास बेशक मिनरल रिसोर्सेज कम थे, लेकिन हमारी कौम का जज्बा, हमारी कौम का वलवला, जो आई थिंक
کہ قائد اعظم جیسے لیڈر کی وجہ سے ہمارے اندر آیا. یقین کریں کہ صرف اسی کی وجہ سے آج پاکستان ایک ایٹمی طاقت کے طور پر دنیا کے سامنے ہے. اور اللہ کا بہت بہت احسان ہے کہ پاکستان قائم ہے اور پاکستان انشاءاللہ قائم رہے گا. اور آج ہم اپنی یوتھ سے، ہم آپ لوگوں سے بہت سی توقعات رکھتے ہیں کہ ہمارے آپ جو بچے ہیں، جو ہمارے مستقبل کے رہنما ہیں، یہ وہ لوگ ہیں آپ سب کہ جنہوں نے آگے پاکستان کی باغ ڈور سنبھالنی ہے. تو یقینی طور پر آپ بھی اپنے لیڈرز کو، اپنے قائد اعظم کو، لیاقت علی خان جیسے لیڈر کو سامنے رکھتے ہوئے ویسا ہی بننے کی کوشش کریں گے، پاکستان کے لیے ویسا ہی کام کریں گے، کیونکہ پاکستان ہے تو ہم ہیں. اوکے بیٹا، دیٹ از دا اینڈ آف یور چیپٹر. And in the next video, we will do the comprehension of this chapter. And I hope کہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا. If you have any queries, if you have any problem, you may ask me, you may message me, so I may solve your problem. Thank you. Allah Hafiz.